चले देखिए, आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस तरीके से सी के प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है और रन कराया जाता है। और सिर्फ हम सी प्रोग्राम के प्रोसेस को ही नहीं देखेंगे, बल्कि सी प्रोग्राम का जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है, सी लैंग्वेज में जब भी हम फर्स्ट प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके अंतर्गत लिखी गई हर एक इंस्ट्रक्शन की मीनिंग को भी समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं और उस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से सी के प्रोग्राम को लिखा जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से उसको रन कराया जाएगा। तो पूरे प्रोसेस को हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, हेडिंग दे दिया फर्स्ट सी। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, सी प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स को लिखा जाता है। हेडर फाइल क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। हैज इंक्लूड std io.h, या इसको स्टूडियो भी कुछ लोग बोल देते हैं। हैज इंक्लूड monio.h, void में clr scr, वेलकम टू सी प्रोग्राम। उसके बाद मैं लिख देता हूं, ये एक सी का सिंपल सा प्रोग्राम है जहां पे हमारे द्वारा एक मैसेज को प्रिंट कराया गया है। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सब लोग देखे सुने, बाद में लिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को जिस भी एडिटर पे हम लोग राइट करेंगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल का नाम देंगे और फिर एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, ठीक है। और सेव कैसे, अभी तो हम इसको बोर्ड पे आप लिख के दिखा रहे हैं ना, सिस्टम पे कैसे लिख के राइट करेंगे, कैसे सेव करेंगे, इसको बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर लिखी गई हर एक लाइन की मीनिंग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पोर्शन इतना है, ये जो फर्स्ट लाइन है, सुनिए ध्यान से, इस फर्स्ट लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जो इधर वाला पोर्शन है, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये लिखा गया है studio.h। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो studio.h क्या है, एक प्रकार की हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल। वैसे इसके पूरे नाम की बात करें, सुनिए ध्यान से, इसको भी फिलहाल हटा दें। इसके पूरे नाम की बात करें तो std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, सुनिए ध्यान से, std का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट और o का मतलब होता है आउटपुट। मतलब इसका पूरा जो नाम होगा वो होगा स्टैंडर्ड, i का मतलब क्या होगा, इनपुट, o का मतलब होगा आउटपुट, और .h क्या इंडिकेट कर रहा है, .h का मतलब हेडर फाइल। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग पूरे को कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल क्या है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे हेडर फाइल को। हेडर फाइल से पहले हेडर फाइल की हम बात करें तो हेडर फाइल एक प्रकार की फाइल होती है। हेडर फाइल एक प्रकार की फाइल होती है जिसके अंदर
प्री डिफाइंड फंक्शंस को बना के रखा जाता है। सी के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शंस को बना के रखे गए हैं। वैसे और जितने भी फंक्शन होंगे सी लैंग्वेज के अंतर्गत, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शंस को किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया होगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, हेडर फाइल बेसिकली क्या है? एक प्रकार की फाइल है। और आपको पता होगा कि कोई भी फाइल हो, उस फाइल का निश्चित रूप से नेम होता है और उसका एक्सटेंशन होता है। वैसे ही studio.h की अगर बात करें तो स्टूडियो क्या है? नाम है किसका? हेडर फाइल का। और .h क्या है? उसका एक्सटेंशन है। हम कैसे इसको पहचाने कि ये फाइल है? हेडर फाइल क्या है? एक प्रकार की फाइल ही है। और अगर फाइल है तो निश्चित रूप से उसका नाम होगा और उसका एक्सटेंशन होगा। बिना नाम बिना एक्सटेंशन के कोई फाइल नहीं होती है। अब ये आपको समझ में आ गया हो कि studio.h क्या है? studio.h एक प्रकार की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन होंगे उन सारे के सारे फंक्शंस को इस हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हेडर फाइल जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय हेडर फाइल, तो आप बताएंगे हेडर फाइल इज ए टाइप ऑफ फाइल that contains all the information related to the predefined function। मतलब predefined function से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे उनके predefined function का नेम क्या होगा, वो क्या फंक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखी गई होगी। जितनी भी हेडर फाइलें हैं उनके अंदर क्या बना के रखे गए हैं? प्रीडिफाइंड फंक्शन। समझ में आई बात? और जैसे फंक्शन, जिस टाइप के फंक्शन को हेडर फाइल में रखा गया होगा उनका नामकरण भी वैसे ही किया गया है। जैसे इसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्यों रखा गया? क्योंकि ये ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर मौजूद जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट से रिलेटेड है। जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब ये हो गया कि हम वो सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जिनका यूज करते हुए किसी भी प्रकार के डाटा को मॉनिटर पर प्रिंट करा सकें। अगर मॉनिटर पे हम किसी फंक्शन की सहायता से मॉनिटर पर किसी प्रकार के डेटा को प्रिंट करा रहे हैं तो वह फंक्शन होगा स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, क्योंकि आउटपुट कहाँ देखते हैं हम? मॉनिटर पे। वो सारे स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कीबोर्ड से किसी प्रकार के डाटा को हम इनपुट करेंगे। तो कीबोर्ड से डाटा इनपुट करने के लिए हम जितने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो सारे के सारे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होंगे? स्टूडियो.h। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन संबंधित जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे, चाहे हम उनकी सहायता से डेटा को इनपुट करते होंगे या उनकी सहायता से डेटा को हम प्रिंट कराते होंगे, वो सारे के सारे फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर बना के रखे गए। एक हेडर फाइल नहीं है, सी की पूरी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे हेडर फाइलें हैं, ठीक है। और ये जो हेडर फाइलें हैं ये सी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन करके रखी गई है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हम खुद की अपनी हेडर फाइल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उन हेडर फाइलों के अंदर हम अपना खुद का फंक्शन भी बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे इन हेडर फाइलों में क्या है, ये पहले से बना के रखे गए हैं सी की लाइब्रेरी में। अगर कोई यूजर अपनी खुद की हेडर फाइल बनाना चाहता है तो अपनी खुद की भी हेडर फाइल बना सकता है। और इस चीज को हम आपको बना के दिखाएंगे। सिर्फ हेडर फाइल ही नहीं, हेडर फाइल क्यों बनाएंगे? ताकि उसके अंदर हम लोग फंक्शन बना के रख सकें। फायदा ये होगा कि जब फंक्शन बना के रखे गए हैं तो कुछ ऐसे टास्क आएंगे जिनके लिए आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके लिए फंक्शन ऑलरेडी बना के रखे गए हैं, सिर्फ आप उन फंक्शन को यूज करना है। तो जब चीजें पहले से बना के रखी गई हैं और हमको सिर्फ यूज करना है तो उससे ये फायदा होता है कि बनी बनाई चीजें जब आप यूज करते हैं तो कम समय में अधिक टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर से आते हैं, स्टूडियो का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टूडियो आयो का मतलब, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट। और पूरा का पूरा जब इसका मीनिंग निकालेंगे तो ये क्या है? एक प्रकार की हेडर फाइल है जिसके अंदर
वो सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करके रखे गए हैं जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरे हेडर फाइल पे आते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की हेडर फाइल है। अब आप पहचान जाएंगे कि हेडर फाइल कौन है। जहां जहां .h मिलेगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो क्या है, हेडर फाइल। क्योंकि फाइल की पहचान किससे होती है? फाइल के एक्सटेंशन से होती है। किसी भी फाइल की पहचान किससे होती है? एक्सटेंशन से होती है। जैसे अगर कहीं .txt मिल गया तो हम कह देंगे वो टेक्स्ट फाइल है। अगर कहीं मिल गया .docx तो हम कह देंगे वर्ड की फाइल है। अगर कहीं मिल गया XLSX तो हम कह देंगे एक्सेल की फाइल है। अगर कहीं मिल गया .pptx तो हम कहेंगे पावर पॉइंट की फाइल है। अगर कहीं मिल गया .png तो हम कहेंगे पेंट की फाइल है। वैसे ही अगर कहीं हमको .h मिल गया तो हम क्या कहेंगे? हेडर फाइल। और जितनी भी हेडर फाइलें होती हैं सबके अंदर क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिए। अब फाइल किस तरीके से, फाइल का लुक कैसा होता है, ये चीज आप बहुत सारी फाइलों को बना के रखे हैं। अंतर क्या था? वो वर्ड की फाइल थी, पेंट की फाइल थी, लेकिन उसमें क्या थी? इंफॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे हेडर फाइल के अंदर क्या होता है तो आप बताएंगे हेडर फाइल एक प्रकार की फाइल होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन से संबंधित जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस हेडर फाइल के अंदर स्टोर होती है। अब हम दूसरी फाइल पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बताना भूल गए कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट की बात कर रहे थे ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें देखिए एक फंक्शन हमारे द्वारा यूज किया गया है जिसका नाम है printf। ध्यान समझिएगा, एक फंक्शन हमने स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन हमारे द्वारा इस प्रोग्राम में यूज किया गया है, उसका नाम क्या है? printf। इस printf की अगर हम बात करें तो printf क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो करता क्या है? हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को कहां प्रिंट कराएगा? मॉनिटर पे। और हमने आपको क्या बताया था? वो सारे के सारे फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट अथवा आउटपुट होंगे, आउटपुट फंक्शन की बात करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के डाटा को मॉनिटर पर प्रिंट करा सकें। उन सारे फंक्शन को क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। और जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन होंगे या आउटपुट फंक्शन होंगे वो सारे के सारे फंक्शन को इसी हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया होगा। अब देखिए printf की मैं बात कर रहा था। printf क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। तो जब ये printf स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है तो कहां पे डिफाइन करके रखा गया होगा? studio.h। अब ये करेगा क्या? इसके अंदर हम जो भी डाटा देंगे ये मॉनिटर पे लेके क्या करेगा? प्रिंट करेगा। यानी ये printf कहां पे डिफाइन है? studio.h। अब अगर कोई पूछेगा कि हम इन हेडर फाइल को लिखे क्यों हैं, क्योंकि देखिए हमने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ दो हेडर फाइलों का यूज किया है, एक स्टूडियो का, एक कोनियो का। स्टूडियो का क्यों यूज किया है? क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करके रखा गया है printf, और उस फंक्शन को हमने क्या किया? प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। तो ध्यान दीजिएगा। और कोनियो को हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो CLR ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, गेट ch ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन कहां पे डिफाइन है? कोनियो.h। इसलिए हमने कोनियो.h का यूज किया हुआ है। अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम हेडर फाइल का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर कब करेंगे, आप तब करोगे या कोई भी यूजर किसी भी हेडर फाइल का यूज तब करेगा जब उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्री डिफाइंड फंक्शन को उसने प्रोग्राम में यूज किया होगा। अगर प्रोग्राम के अंदर वो किसी प्रकार के प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज किया है तो उससे संबंधित जो भी हेडर फाइल होगी उसको हमको प्रोग्राम के अंदर यूज करना पड़ेगा, और उसको यूज करने के लिए हमको इस प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। जब भी किसी प्रकार के हेडर फाइल को, सुनिए, चाहे वो प्री डिफाइंड हेडर फाइल हो चाहे वो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल हो, अगर हम उसको प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो उसके लिए हमको हैज इंक्लूड नाम के प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। अंतर किस बात का होगा? अगर प्री डिफाइंड हेडर फाइल होगी तो एंगल ब्रैकेट में लिखा होगा, अगर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होगी तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। हैज इंक्लूड लिखने के बाद डबल कोट्स में उस हेडर फाइल का नाम जो जिस हेडर फाइल को हमारे द्वारा बनाया गया है। अब कैसे बनाएंगे उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं कोनियो.h पे। अगर हम कोनियो.h की बात करें तो जिस तरीके से इसका मीनिंग होता है वैसे इसका भी मीनिंग होता है। कोन का मतलब होता है कंसोल। कोन का मतलब क्या होता है? कंसोल। आई का मतलब आपको पता है, आई का मतलब होगा इनपुट, और ओ का मतलब क्या होगा?
और डॉट एच से क्या पहचान हो गई? डॉट एच से ये पहचान हो गई कि यह एक प्रकार की हेडर फाइल है। तो जब आपको पता चल गया कि हेडर फाइल है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अगर ये हेडर फाइल है तो निश्चित रूप से इसमें क्या बना के रखे गए होंगे? फंक्शन। अब कैसे फंक्शन बना के रखे गए हैं यह डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार की हेडर फाइल है। जैसे एक और हेडर फाइल है होती है math.h की, एक और हेडर फाइल होती है जिसका नाम है math.h। अब देखिए इसका नाम ही ऐसा रखा गया है। नाम कैसा रखा गया है? मैथ। नाम क्या है? मैथ। यानी यह एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे उन सारे के सारे फंक्शन को इस math.h नाम की हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया। और उन फंक्शन का इस्तेमाल अभी हमने प्रोग्राम के अंदर नहीं किया है। उन फंक्शन का जो math.h के अंदर जो फंक्शन बना के रखे गए हैं, जैसे एक फंक्शन है पाउ, एक फंक्शन है sqrt, ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित फंक्शन है और एक्सेल में आपने यूज भी किया है। जिस तरीके से एक्सेल की लाइब्रेरी में फंक्शन को बना के रखा गया है, वैसे इसी की लाइब्रेरी में भी फंक्शंस को बना के रखा गया है। अंतर किस बात का है? किसी की लाइब्रेरी में मौजूद जो फंक्शन है वो किसी हेडर फाइल के अंदर स्टोर है, और एक्सेल में क्या होता था? एक्सेल की लाइब्रेरी में वो कि वहां हेडर फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे क्या है? जितने भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन है उनको अलग अलग टाइप के हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया, उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई, एक ग्रुपिंग कर दिया गया है। तो अब देखिए हमने किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं किया था, इसलिए हमने math.h का इस्तेमाल नहीं किया। जब कभी हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करेंगे तो उस समय हमको math.h का यूज करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमने किसी प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन का यूज नहीं किया, इसलिए हमको math.h यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं, सुनिए। ये conio.h क्या है? conio.h भी एक प्रकार की हेडर फाइल है। इसके अंदर क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। लेकिन कैसे फंक्शन? वो सारे के सारे फंक्शन इस conio.h में डिफाइन करके रखे गए हैं, जो कि कंसोल स्क्रीन से, किससे? कंसोल स्क्रीन से रिलेटेड होंगे। इसमें क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड थे। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब कीबोर्ड से या तो डाटा लेना होगा तो कीबोर्ड से लेंगे, और जब स्टैंडर्ड आउटपुट की बात होगी तो उन फंक्शन की सहायता से किसी प्रकार के डेटा को मॉनिटर पे प्रिंट कराने के। यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात हो रही है, लेकिन ये ऑपरेशन कहाँ पे होंगे? कंसोल स्क्रीन से रिलेटेड होंगे। कंसोल स्क्रीन क्या होती है? कंसोल स्क्रीन एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है। अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कंसोल स्क्रीन क्या होती है। कंसोल स्क्रीन एक प्रकार की ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, जहां पे हम अपने आउटपुट को क्या करते हैं? डिस्प्ले कराते हैं। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कहाँ डिस्प्ले होगा? मॉनिटर पे। लेकिन एक कंसोल स्क्रीन होगी ब्लैक कलर की, उसी स्क्रीन पे लिख के आएगा वेलकम टू सी प्रोग्राम। तो वो सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन जिनका रिलेशन किससे होगा? कंसोल स्क्रीन से होगा। वो सारे प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शन जिनका रिलेशन किससे होगा? कंसोल स्क्रीन से होगा। वो सारे के सारे फंक्शन इस conio.h के अंदर डिफाइन करके रखे गए। जैसे CLR CLR में CLR की बात करेंगे तो CLR का मतलब होता है क्लियर। CLR का मतलब क्या होता है? क्लियर। और SCR का मतलब होता है स्क्रीन, मतलब कंसोल की स्क्रीन को क्लियर करता है। कौन? CLR से। जैसे मान लीजिए ये हमारी कंसोल की स्क्रीन है। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराएंगे तो होगा क्या? जैसे ही रन कराएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। फिर से हम क्या होगा? सुनिए ध्यान से। फिर से हमने क्या किया? इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, रन कराया। फिर से हम एक बार और कंपाइल करा के रन कराते हैं तो होगा क्या? सुनिए, CLR फंक्शन क्या करेगा? कंसोल स्क्रीन पे मौजूद, सुनिए ध्यान से, हमको ये
देखना है कि इसका रिलेशन कैसे इससे हुआ, कंसोल स्क्रीन से। समझिएगा, जैसे ही हम प्रोग्राम को दोबारा रन कराएंगे, ये CLR फंक्शन क्या करेगा, कंसोल स्क्रीन पे मौजूद जो पहले से आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, कंसोल स्क्रीन पे मौजूद जो पहले से आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा। और वैसे भी देखिए ये प्रिंटफ के पहले लिखा है, तो प्रिंटफ के पहले लिखा है तो पहले एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, कंसोल के स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर प्रिंटफ क्या करेगा, फिर से लिख देगा क्या, वेलकम टू। अब आप बताइए इसका रिलेशन कंसोल स्क्रीन से हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म कर रहा है, कंसोल की स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहा है। कैसा ऑपरेशन, पहले से मौजूद आउटपुट को क्लियर करने का। और इसलिए हम कह सकते हैं कि CLR फंक्शन कंसोल स्क्रीन से संबंधित आउटपुट फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, कंसोल स्क्रीन से रिलेटेड जो CLR फंक्शन है ये कंसोल स्क्रीन से रिलेटेड कैसा फंक्शन हो गया, आउटपुट फंक्शन। क्यों? क्योंकि कंसोल स्क्रीन पे मौजूद जो आउटपुट है उसको क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अब आते हैं एक और फंक्शन है, इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा सबको, CLR का। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तब क्या होगा, सुनिए। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम इसका यूज नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं होगा, तब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल करेगा, रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। क्या, उसको समझिए। अब होगा क्या कि जब प्रोग्राम को हम फिर से कंपाइल करा के रन कराएंगे तो होगा क्या, पहले से मौजूद आउटपुट क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लियर करने वाला फंक्शन था हमने उस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। तो होगा क्या, इसी के आगे, चूंकि हमने यहाँ स्लैश नहीं लगाया है, तो इसी के आगे इसी रो में, क्योंकि मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी होती है, उसी रो में फिर से लिख के आ जाएगा क्या, उसी रो में फिर से क्या लिख के आ जाएगा, वेलकम टू सी प्रोग्राम। और मैं अगर यहाँ पे स्लैश लिखता, सुनिए, अगर यहाँ पे मैंने स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो होता क्या, ये पहले का आउटपुट था, फिर से जब प्रिंट करता क्या करता, अगले वाले डेटा को यहाँ पे प्रिंट करता। तो दिक्कत क्या थी, सुनिए, अगर यहाँ पे फिर से लिख के आ जाए वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, तो हमको कैसे पता चलेगा हमारा आउटपुट ये है कि ये? दिक्कत है कि नहीं है? यहाँ तो ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराते, हम डायरेक्ट यहाँ पे डबल कोट्स में क्या देते, 10, या डबल कोट्स में मान लीजिए हम 8 को प्रिंट कराते, तो आउटपुट में क्या लिखे आता, एक बार रन कराते तो 8 आता, फिर से जाके कंपाइल करा के रन कराते, फिर से जाके कंपाइल करा के रन कराते तो फिर से 8 आता, और ये 8 कहाँ आता, यहाँ पे। दिक्कत क्या होती, प्रॉब्लम ये होती कि हम इसको 8 समझते कि 88 समझते, ये हमको दिक्कत, मतलब आउटपुट को समझने में दिक्कत होती। सारा ऑपरेशन हो गया, लेकिन जो हमको रिजल्ट मिला हम उस रिजल्ट को भी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। और जब CLR आप यूज किए रहेंगे तो फायदा क्या होगा कि पहले से मौजूद आउटपुट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, जिससे हमारा आउटपुट को इंटरप्रेट करने में हमको क्या होती है, आसानी होती है। इस वजह से CLR फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, IDE हैं, जैसे VS कोड और एक और होता है कोड ब्लॉक। अगर इन सारे एप्लीकेशन पे सी के प्रोग्राम को कंपाइल अथवा रन करा रहे हैं तो वहाँ पे conio.h का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CLR की कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए जब बेसिक में हम सीखते हैं तो हम टर्बो सी का इस्तेमाल करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि उस पर हम सारे फंक्शन को यूज करेंगे, तो जब यूज करेंगे तो हमारा जो बेस होता है हमारा क्लियर रहता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इन फंक्शन को जब हम यूज ही नहीं करते तो उन फंक्शन के बारे में जान पाते, नहीं जान पाएंगे। हम यूज कर लेते हैं, एक और फंक्शन है getch। सुनिए ध्यान से, एक और फंक्शन यूज किया गया है जिसका नाम क्या है, getch। सुनिए ध्यान से, ये भी कहां पे डिफाइन है, conio.h में। conio.h में अगर डिफाइन है तो ये कंसोल स्क्रीन से संबंधित कैसा फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन है। कैसे? सुनिए ध्यान से, ये तो आउटपुट फंक्शन था क्योंकि आउटपुट को क्लियर कर रहा था। ये क्या है, इनपुट फंक्शन है। कैसे, किससे रिलेटेड, कंसोल स्क्रीन से। कैसे? सुनिए, गेट का मतलब होता है लेना, गेट का मतलब लेना या प्राप्त करना। ch का मतलब क्या है, कैरेक्टर से। ch का मतलब किससे, कैरेक्टर से। ये एक कैरेक्टर लेता है, किस लिए, सुनिए ध्यान से, जब हम इस प्रोग्राम को हम टर्बो सी कंपाइलर पे
क्या किए हुए हैं, टर्बो सी की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे राइट किया हुआ है, टर्बो सी कंपाइलर पे, तो इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करा के रन कराते हैं, सुनिए, तो हमारा ये जो कोड वाली स्क्रीन है, कोड वाली स्क्रीन है, ये जो कोड वाली स्क्रीन है, ये टर्न होके कहां पे आ जाती है, कंसोल स्क्रीन पे। कहां पे चला आएगा, इस स्क्रीन से स्विच होके कहां जाएगा, कंसोल स्क्रीन पे। सुनिए, अब ये कंसोल की स्क्रीन होल्ड रहेगी, रुकी रहेगी, तो अब तक जब तक आप कीबोर्ड से कैरेक्टर प्रेस नहीं करते, कीबोर्ड से कोई भी की जब तक आप प्रेस नहीं करते, तब तक ये स्क्रीन इस स्क्रीन पे, मतलब कोडिंग वाले स्क्रीन पे नहीं जाता है। मतलब यहाँ गेटसीएच क्या कर रहा है, ये कंसोल की स्क्रीन को होल्ड करके रखा है ताकि यूजर आउटपुट अपना देख सके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर हम गेटसीएच को ना यूज करें तो हमारा काम नहीं चलेगा, चल जाएगा, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, सुनिए, इस प्रोग्राम को फिर से हम कंपाइल कराए, रन कराए, लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि जो फंक्शन इस कंसोल के स्क्रीन को होल्ड करके रखा था, उस फंक्शन को हमने यूज नहीं किया है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये यहाँ से स्विच होके यहाँ तो आएगा, लेकिन फिर तुरंत स्विच होके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो दिक्कत ये होगा कि हम अपना आउटपुट नहीं देख पाएंगे। प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, हम अपना आउटपुट यहीं देखेंगे ना, और ये आउटपुट वाली स्क्रीन रुकी ही नहीं, ये टर्न होके वापस वहां चला आया। तो जब आउटपुट वाली स्क्रीन रुकी ही नहीं तो हम आउटपुट कैसे देखेंगे। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Alt प्लस F5। जैसे ही Alt प्लस F5 करेंगे हम ये वापस यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, यह जरूरी नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। समझ में आ गया। हमें लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर लिखी गई हर एक लाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ और चीजें, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन, मेन की बात कर लेते हैं। मेन क्या है, कुछ शब्द और बचे हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, मेन यहाँ पे एक फंक्शन है। मेन क्या है, एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिलेगा, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन आपने पढ़ा है CLR फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। printf जो फंक्शन आपने पढ़ा है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। getCH भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन मेन के साथ, मेन का कॉन्सेप्ट दूसरा है। सुनिए, मेन एक प्रकार का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इसका नाम पहले से डिफाइन करके रखा गया है। मेन एक प्रकार का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इसका नाम पहले से डिफाइन करके रखा गया है। लेकिन इसके बाद हम जो भी हम फंक्शन डिजाइन करेंगे उनका नाम डिसाइड भी कौन करेगा, हम करेंगे। लेकिन मेन एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड होने के बावजूद इसका नाम, इसके नाम में हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, इसके जगह पे दूसरा नाम रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले इसके नाम को डिफाइन करना पड़ेगा। वो अलग प्रोसीजर है, उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन सुनिए, और एक चीज और, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सी प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन हो या ना हो, एटलीस्ट मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सी का प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, वो कहां से स्टार्ट करेगा, मेन से ही स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अच्छा देखिए, इसका नाम पहले से क्यों यूजर डिफाइंड क्यों कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से। क्योंकि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगी वो हम डिफाइन कर रहे हैं। सुनिए, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होगी ये कौन डिफाइन कर रहा है, हम कर रहे हैं। एक्टिविटी का मतलब देखिए, फंक्शन है, कर्ली ब्रेस है, ओपन है, क्लोज है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, हमने कंसोल के स्क्रीन को क्लियर किया हुआ है, हमने आउटपुट दिया हुआ है, फिर हमने कंसोल के स्क्रीन को होल्ड करके रखा है, तो इसकी वजह से इसको क्या कहता है, यूजर डिफाइंड। लेकिन इसका नाम पहले से डिफाइन करके रखा गया। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और क्यों यहीं से होता है? क्योंकि देखिए, सी का प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के देख रेख में रन करता है, और ये मान लीजिए ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब हम रन का कमांड देते हैं, जैसे ही हम रन का कमांड देंगे तो ये मेन नाम का शब्द जो है ये ओएस के पास पहले ही डिफाइन है। ये मेन नाम का शब्द ओएस के पास पहले से डिफाइन करके रखा गया है। तो जैसे ही रन का कमांड देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत कॉल करेगा किसको,
मेन को तुरंत कॉल करेगा, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब आप अपना काम स्टार्ट कर दो। उसका काम क्या है, इसका काम मेन फंक्शन क्या है, ये है कि उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब ये कर्ली ब्रेस ओपन है, ये क्लोज है, मतलब इसका क्या है, ये मेन की बॉडी है, ये मेन की बॉडी है। मतलब ये है कि इसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारे के सारे स्टेटमेंट को एक एक करके वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सुनिए, जब ओएस ने मेन को कॉल कर लिया, मेन क्या करेगा, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए ओएस के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बैठ के इसके एग्जीक्यूशन को नहीं देखेगा। ओएस क्या करेगा, जैसे ही आप रन के कमांड को दोगे वो तुरंत किसको कॉल कर लेगा, मेन को। अब मेन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये अपना दूसरा जो भी फंक्शन है वो अपना काम करेगा। मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बॉडी के अंदर मौजूद सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन वो क्या करेगा, कॉल करेगा। सारे स्टेटमेंट को वो वन बाय वन क्या करेगा, कॉल करेगा। पहले किसको कॉल करेगा, CLR को, फिर प्रिंटफ को, फिर किसको कॉल करेगा, गेट्स को। समझ में आ गया। अब इसमें एक शब्द और बचा है, ये है वाइड। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, सुनिए एक चीज और यहाँ समझिएगा। देखिए कुछ जगह हमने सेमीकोलन का यूज किया है, कुछ जगह हमने सेमीकोलन का यूज नहीं किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया हमने, यहाँ पे भी सेमीकोलन का यूज किया है, यहाँ पे भी। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन आप यूज करोगे उन फंक्शन को किससे टर्मिनेट किया जाएगा, सेमीकोलन। एक चीज और सुनिए ध्यान से, एक चीज और, ये जो सेमीकोलन होता है ये लाइन टर्मिनेशन का काम करता है, मतलब लाइन के अंत को बताता है, ठीक है। और ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन यूजर डिफाइन करेगा, जब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन यही समाप्त हो गया, जबकि वास्तविकता क्या है, ये फंक्शन यहाँ नहीं समाप्त हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। समझ में आई बात, इसलिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। और जब कभी आप हेडर फाइल यूज करोगे, हेडर फाइल के आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया जाए। अब एक शब्द और बचा, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, वाइड। अगर हम वाइड की बात करें तो वाइड सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है। पहला पॉइंट, सी लैंग्वेज में वाइड क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। अब ये शब्द महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस शब्द को पहले से डिफाइन करके रखा गया है। इसको कीवर्ड क्यों कहा जा रहा है, की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वर्ड का मतलब शब्द, आपको पता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वर्ड को पहले से डिफाइन करके रखा गया है। और सी लैंग्वेज में कुल कीवर्ड की संख्या कितनी है, 32, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे। और इन कीवर्ड्स, इनको कीवर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनका नाम और इनके फंक्शंस दोनों चीजों को ऑलरेडी डिफाइन करके रखा गया है। कोई भी यूजर इनके नेम और फंक्शन के अंदर अगर चेंजेस करना चाहता है तो चेंजेस नहीं कर सकता। ये तो पता चल गया वाइड क्या है। और इसका यूज प्रायः कहां पे किया जाएगा, फंक्शन नेम के पहले। सुनिए, जिस भी फंक्शन नेम के पहले वाइड लगा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वह फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। एक चीज समझिए, जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो एक्सेल का फंक्शन हो, चाहे वो सी का फंक्शन हो, चाहे जावा का कोई भी फंक्शन हो, अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से इसके द्वारा कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न की जाएगी। तो अब फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, वो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। हम अगर चाहेंगे तो वैल्यू रिटर्न कराएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे। तो जब कभी, सुनिए ध्यान से, वैसे वाइड का मतलब होता है डज नॉट एनीथिंग। जब तक वाइड है तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वाइड हटा कुछ न कुछ उसकी मीनिंग है। सुनिए ध्यान से, वाइड कीवर्ड आपको प्रायः देखने को कहां मिलेगा, फंक्शन नेम के पहले। और जिस भी फंक्शन नेम के पहले वाइड लिखा हुआ मिलेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन कब तक, जब तक वाइड है। जैसे ही वाइड हम हटाएंगे उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो वार्निंग मैसेज आएगा, क्या, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, एक वार्निंग मैसेज आएगा। और समझिए, एरर और वार्निंग में अंतर होता है।
एरर में प्रोग्राम हमारा रन नहीं करता है, लेकिन वार्निंग में प्रोग्राम हमारा रन कर जाता है। एरर और वार्निंग में अंतर होता है। एरर में कभी भी कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा, लेकिन वार्निंग में प्रोग्राम हमारा रन कर जाता है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आएगा? तो देखिए यहाँ जब तक, सुनिए, जब तक वाइड लिखे थे तब तक फंक्शन चूंकि वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा था, इसलिए वो मैसेज, और हम वैल्यू रिटर्न करा भी नहीं रहे थे, इसलिए वो वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वाइड हटाया, अब चूंकि फंक्शन हमारा, वाइड हटने का मतलब क्या हो गया? सुनिए, जब तक वाइड था तब तक इसका मतलब ये था ना कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे वाइड हटा, ये श्योर हो गया कि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो क्या आपने कहीं कोई वैल्यू रिटर्न कराया है? नहीं कराया, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो उस केस में आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न 0। रिटर्न क्या लिखना पड़ेगा? 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रिटर्न 0 ही क्यों करते हैं? फिर हम वापस किस पे आते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं ओएस किसको कॉल करता है? मेन को। तो यूजर मेन को कॉल करने के बाद ये वापस अपने दूसरे ऑपरेशन में लग जाता है, लेकिन यूजर का प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये बताने के लिए सही तरीका क्या है कि हम वैल्यू रिटर्न कराएं। बेस्ट प्रोसेस क्या है? इसलिए C++ में मतलब ये कह दिया गया है कि आप वैल्यू रिटर्न कराइए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस बात का पता चल सके कि यूजर का प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। और यही कारण है सबसे लास्ट में रिटर्न 0 कब लिखते हैं? सबसे लास्ट में। इससे यह पता चल रहा है कि यूजर का प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। मतलब ये 0 भेजे जाएगा सिग्नल के रूप में किसके पास? ओएस के पास। तो जब 0 जाएगा तो ओएस समझ जाएगा कि यूजर का प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मेन के आगे क्या लिखा गया है? कुछ नहीं लिखा है, ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। हम चाहे तो यहाँ पे भी वाइड लिख दें। वाइड का मतलब ये होता है डज नॉट एनीथिंग, कुछ नहीं है अभी। समझ में आई बात? पाज कर दिया।